जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो आपके घरों में साफ सफाई करते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, और ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये सम्मान से अपनी जिंदगी जी सकें, इसीलिए डेमोक्रेसी में बराबरी का अधिकार उनको दिया गया। शेर को पालने में खर्चा होता है, प्रधानमंत्री शेर हैं, तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता? था तो अपने यूथ कांग्रेस के साथी को पूछा, हमारा होर्डिंग बैनर नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दी। उन्होंने कहा कि लगभग 30% हमको वोट है गोवा में, लेकिन पोस्टर के मामले में 5% भी पोस्टर हमारा रोड पे नहीं लगा हुआ है। ये जो पैसा है ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट किससे निकाला जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट जब सरकार चुन करके आएगी तो आपसे निकाला जाएगा, आपके टैक्स के पैसे से वसूला जाएगा। और कैसे वसूला जाता है? ये सामने पेट्रोल पंप है। ये भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है, प्रधानमंत्री शेर हैं, तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है, और वो पैसा आपके स्कूल के ऊपर नहीं, आप जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क के ऊपर नहीं, आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के ऊपर नहीं, कोरोना काल में जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। इसीलिए ये कन्वेंशन हम बुलाए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं के मन की बात होती है, जनता के मन की बात नहीं होती है। जनता के मन की बात क्या है? जनता के मन की बात यह है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी देश के लोगों से बनता है। और हमसे पहले जो इस मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कौन है बहुजन? जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो आपके घरों में साफ सफाई करते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं। और ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये सम्मान से अपनी जिंदगी जी सकें, इसीलिए डेमोक्रेसी में बराबरी का अधिकार उनको दिया गया। बराबरी का अधिकार वोट देने से लेकर एजुकेशन लेने तक, और एजुकेशन लेने के बाद नौकरी लेने तक, ये इक्वलिटी की आइडिया को डेमोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। आप सोच करके बताइए कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता? जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जब अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, एक ही नदी में जब साथ में नहाने नहीं दिया जा रहा है,
एक ही कुएं में जब पानी पीने नहीं दिया जा रहा है तो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आते। ये डेमोक्रेसी की ताकत थी। डेमोक्रेसी ने हमको क्या ताकत दिया कि चाहे हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला आदमी हो या सड़क कर जूता सिलने वाले के किनारे बैठकर जूता सिलने वाला, उसका वोट बराबर होगा। आपने अपने भले आपने किनारे बैठ नहीं किया हो, पुरुष को बराबर नहीं किया हो, लेकिन संविधान ने महिला और पुरुष को बराबर किया। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पिताजी का वोट दो, नहीं है ना किनारे बैठकर, और मेरी माताजी का वोट एक होगा। क्या गोरा, क्या मोटा काला, क्या मोटा क्या पतला, क्या अमीर क्या फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, क्या साइकिल पे घूमने वाला, सबका किया इस देश के संविधान, माताजी का वोट किया इस देश के संविधान ने। और ये जो इस अधिकार की ही ताकत है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की भी बात की जाने लगी। लेकिन आज के डेट में पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को खत्म किया जा रहा है और उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी खत्म किया जाएगा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल करके हमको प्रधान नहीं बोल रहा हूं। पार्टिसिपेट करना है, मैं सच आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे खत्म किया जा रहा है। देख लीजिए, लड़ सकता है। कहां से चुनाव लड़ेगा आप मुझे बताइए। चुनाव में कानून है, चुनाव आयोग का कानून है, चुनाव है कि एमपी का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको 70 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, 70 लाख रुपया में चुनाव हो रहा है। पूरे गोवा में जो पोस्टर लगा हुआ है यह 70 लाख में लगा हुआ है। यह जो सैकड़ों लगा हुआ है कि एमपी, लेकिन हम मजबूर हैं, नहीं सकते हैं। बेईमानी के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धीरे धीरे कर नहीं सकते, बेईमानी के खिलाफ कर देते हैं। चुनाव लड़ने से बाहर गया है, अभी चुनाव लड़ने से बाहर किए हैं, कल वोट देने से कर दीजिए बाहर किए हैं। तो मैं पार्लियामेंट किएगा, आपको मैं पार्लियामेंट की हालत बताता हूं। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम की हालत बता हैं, 200 ऐसे एमपी हैं जो लाखपति नहीं है और ये बचने वाला नहीं है। और उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं। रेलवे नहीं बची तो रेलवे में रिजर्वेशन बचेगा? अगर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची, अगर सरकार नहीं बचे, सरकारी अस्पताल नहीं बचे, तो सरकारी यूनिवर्सिटी और अस्पताल में जो है रिजर्वेशन बचेगा। इसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आप सोच करके बताइए, जिस अगर जैसे सेक्टर को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, वो किसके खिलाफ है? वो इस देश की बहुजन आबादी के खिलाफ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। कई बार लोगों को यह लगता है
जब हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करने की बात करते हैं, तो जब हम पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, सेक्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हैं। हम जानते हैं हमारी देश की जो आबादी है 135 करोड़ हमारी आबादी है। इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए सिर्फ सरकारी पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर होगा। प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि अगर पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर से काम भी जब भी काम करेगा जब पब्लिक सेक्टर होगा। आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए। अगर एयर इंडिया नहीं रहा तो विस्तारा भी ठीक से नहीं चलने वाला है। अगर एसबीआई नहीं रहा तो आईसीआईसीआई भी ठीक से काम नहीं करेगा। अगर गोवा मेडिकल कॉलेज नहीं रहा तो गोवा मेडिकल अगर नहीं मिल रहा था कि अगर ठीक से काम कि अगर करके बताइए कि अगर सरकारी स्कूल पूरे तरीके से खत्म कर दिए जाएं तो प्राइवेट स्कूल भी मैं आपको अगर काम करेंगे, मैं आपको बताता हूं, आपको सोच करके हैरानी। दिल्ली के अंदर हालत क्या है? दिल्ली के अंदर ठीक से काम लेने के मैं एडमिशन लेने के लिए 5 लाख एडमिशन लेने सेक्टर भी ठीक देना, 5 लाख रुपए का डोनेशन देना पड़ता है। और बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता है, माँ बाप का इंटरव्यू होता है। पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का ले रहे हैं। सरकारी स्कूल इसलिए होना जरूरी, लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। प्राइवेट वो क्या वो ऑक्सफोर्ड स्कूल, क्या वो ऑक्सफोर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले, ऑक्सफोर्ड स्कूल क्या वो जो कि राज्य आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ के जनता को कहेंगे क्या वो दूरी मास्क है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर हम क्यों 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। आखिर ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ये है, लोग, देश के जो आम लोग हैं उनको जो अधिकार इस देश में मिला है, एक एक करके उस अधिकार को छीन लिया जाए। आप जब में मिला है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकिन नहीं है जहां पे हजारों वैकेंसी नहीं है। लेकिन सरकार को वैकेंसी नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है? सरकार को लगता है कि जब सरकारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं भरनी है? सरकार को धीरे बेच देना है, नहीं है सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बेच देना है तो वो वैकेंसी क्यों भरेगी? अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे ग्रुप डी की बात को लेकर के लगातार आंदोलन करने के बाद
ग्रुप डी की बहाली निकली है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार ये वैकेंसी इसलिए नहीं भरती है कि उसको लगता है आज न कल हमको रेलवे को बेच देना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को, इस देश की जो है बहुसंख्यक आबादी है, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का आज है मेजोरिटी से, वो वोट लेती है मेजोरिटी से और काम करती है लोगों के लिए। वोट है मेजोरिटी। जीडीपी देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। ये जो सिचुएशन है कि एक और देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री जी के देश है और अपने दोस्त को सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं देश है देता हूं कि ये लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है। ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है। और जब आप ये तय करने के लिए एक बार मन बना लेते हैं तो कुछ सवाल हम लोगों के ऊपर भी आता है। जैसे आजकल गोवा से संबंधित 2-3 सवाल बार बार पूछा जा रहा है। एक तो गिरीश जी से मेरा अनुरोध है कि 151 जो पंचायत है गोवा का, हर पंचायत में हमको ले चलिए। हम गोवा के लोगों से बात करना चाहते हैं। जो दोनों जिला है, 40 असेंबली है, उसमें जाकर के हम लोगों से बात करना चाहते हैं। फायदे हैं है जो 40 देश के लोगों, पहला देश के लोगों को जैसे धीरे धीरे यह बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस जरूर में आ रही है। जो 40 पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा के लोग भी धीरे धीरे यह बात समझने लगे हैं कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। और हम लोग बात कर पाएंगे। और दूसरा, आप हमको जहां भी ले जाएंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी ले जाएंगे, रोजगार मिल, और के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल जाएगा। हम भी जाएंगे, वो हमारा विरोध करने के लिए आएंगे, हम और तो रात में उनके विरोध करने के लिए आएंगे तो रात में उनका भोजन और हम रोजगार मिल और देंगे तो रात तो कुछ तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना। क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू एंड इट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज कि गोवा की सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम माइनिंग बंद करा देंगे। और आप जानते हैं कि माइनिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का रोजगार निर्भर। और आप जानते तो आपने माइनिंग बंद कर दिया, दूसरा कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते टूरिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ा है। एक तो आपने से कि क्रिसमस से लेकर के नए साल के जश्न लेकिन आते थे, लेकिन तीसरा लहर आने की संभावना के चलते गोवा में 25 की संभावना, वो इन्फेक्शन रेट है। सारे होटल्स के बुकिंग वो बंद हो गए हैं, लगातार लोग वापस जा रहे हैं। बुकिंग बैडली इफेक्ट हुआ और टूरिज्म जो है वो बैडली इफेक्ट हुआ है। तो एक तो माइनिंग बंद हुआ, दूसरा कोरोना के चलते टूरिज्म पे इफेक्ट हुआ है। गोवा आप सब जानते हैं, गोवा हरियाणा के बाद दूसरा ऐसा
स्टेट है जहां एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट स्टेट है। ऐसे सिचुएशन में जो गोवा के लोग हैं उनसे जाकर उनके मुद्दों पर बात करने, उनसे जाकर आजकल जरूरत है। और आजकल यह बात हम सब लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे कि बात हम जरूरत है। और आजकल से खरीदते हैं हम लोग अपने पैसे से और टीवी को रिचार्ज कराते हैं अपने पैसे से, लेकिन टीवी में जो 24 घंटा न्यूज चलता है उसमें हमारे आप 24 घंटा है एक भी मुद्दा नहीं, जीवन से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा नहीं होता है। टीवी को बंद कीजिए और अपने जीवन में झांक के देखिए, एक भी मुद्दा नहीं। आपके जीवन में क्या हो रहा है, हो ये रहा है में क्या हो रहा है, जीवन से जुड़ा हुआ जीवन से है। लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रही है, जीवन से जुड़ा हुआ जीवन है और हम बढ़ रहे हैं और जीवन जीने की जो कठिनाइयां हैं वो लगातार बढ़ रहा है। और इस बात को भटकाने के लिए रोज खड़ा किया जाता है, नया तमाशा खड़ा किया जाता है। आजकल 2 दिन टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई, 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधान कि आने के जीवना है, 56 इंच का सीना है, तो फिर उन्हें क्यों घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधान की हैं, काने आपके स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश जो के पास थे आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से आज आप देश कहते हैं मुद्दा नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो माँ आज आपके बच्चे को अपने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसको मालूम होता है कि माँ बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कि आज के डेट में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका मुद्दा क्या है। और उसका मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, उसका मुद्दा है महंगाई, उसका मुद्दा है पॉलिटिकल सोशल, उसका इकोनॉमिक और कल्चरल पार्टिसिपेशन। उसका मुद्दा है कि इस देश के अंदर महिला, मुद्दा है पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, सबको जो बराबरी से रहने का हक मिला है, वो बराबरी का हक। यहाँ कुछ सिपाही खड़े हुए हैं, ये संविधान की ही ताकत है कि सिपाही जो डंडा लेकर के खड़ा है उसका वोट भी एक होता है और इनके जो डीसीपी और डीजीपी होंगे उनका वोट भी एक होता है। ये देश के लोगों का मुद्दा है और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का तमाशा रचा जाता है, तरह तरह का तमाशा खड़ा किया जाता है। और इस तमाशे के खिलाफ जो जनता है उसका जो सवाल है, उस सवाल को उनके बीच में ला करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को कांग्रेस पार्टी हर हालत में उठाएगी। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया।
हमने कहा कि देखिएगा पोस्टर लगा, प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने का, फिर ये प्राउडली कहते हैं ये जुड़ नहीं पाएगा। और ये जितने ये 3 आरोप लगाते हैं मुख्य रूप से। और आज गोवा के आप तमाम लोगों से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, जो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन करेंगे कन्हैया कुमार। मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूं, मैं आपसे मार्गदर्शन ले सकता हूं, लेकिन बस मैं आपको एक आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि देश की स्थिति यह है कि जिन्होंने देश बनाया, देश के लिए जान गंवाई, देश के लिए कुर्बानियां दी, आज उनसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? आज ये जो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंसान को इंसान से बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे इंसान को आपस में लड़ा रहे हैं और देश का जो असली मुद्दा है उसको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको और हमको यह तय करना पड़ेगा कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का ऑपरेशन किया जाता है। अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या विकल्प है, भाजपा का क्या विकल्प है? मैं कहता हूं बीमारी का विकल्प नहीं, इलाज होता है, और भाजपा का इलाज कांग्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। और यह बात सीधे तौर पे लोगों के दिमाग में नहीं जाए तो डाइवर्जन के दिमाग किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। बस मैं आप लोगों की याद के लिए एक बात कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि दीदी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बनी थी? याद कीजिएगा। माननीय अरविंद जी पहले बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? याद कीजिएगा। तब कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि भाजपा को रोकने के लिए जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, हम उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ समझौता करेंगे और भाजपा को रोकेंगे। और गोवा में जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा को रोक सकती है तो वहां सब आ गए, हम भी खेलेंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सवाल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, सवाल किसी को प्रधानमंत्री बनाने का, सवाल यह है बनाने का भी नहीं है। सवाल यह है कि इस देश का जो पॉलिटिकल कल्चर है, इस देश की जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी इस देश के बहुजनों को न सिर्फ राजनीतिक अधिकार देती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देने की प्रवृत्ति रखती है, देने का पॉलिटिकल विल पावर रखती है। आप जानते हैं तमाम तरीके की जो पॉलिसीज हैं, जो भागीदारी का सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में लागू किया गया है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, इधर उधर की बात में मत फंसिए। प्रचार होता है, इतिहास को याद कीजिए। और इतिहास वही है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोंकणियों के स्वाभिमान के लिए लड़ सकती है, गोवा के लिबरेशन के लिए लड़ सकती है, गोवा को स्टेटहुड दिला सकती है, तो गोवा को जो आज का सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, उसका भी हल कर सकती है, उसका भी निदान कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे अपनी आजादी की सुरक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।